Hello everyone, welcome to Unacademy. This is Sampada Saraf. MPPSC मेंस 2020 के सिलेबस में जो चेंजेस हुए हैं हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, हिंदी का पेपर और बुक्स एंड रिसोर्सेज और आंसर राइटिंग ये वाले लेसन हम कंडक्ट कर चुके हैं। अनअकैडमी एमपीपीएससी एंड व्यापम ये वाला जो यूट्यूब पे चैनल है, इस पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑलरेडी इन न्यू वीडियोस की। अगर ये प्लेलिस्ट आपको यहाँ नहीं मिलती है, यू कैन गो टू माय फेसबुक पेज संपदा सराफ डेप्यूटी कलेक्टर। वहां पे मैंने इस प्लेलिस्ट का लिंक शेयर किया हुआ है। आप वहां से पूरे वीडियोस सीक्वेंस में एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, नए वीडियोस जो है। इसके अलावा इसी चैनल पर रोज 7:30 बजे ये कोशिश रहती है कि रोज कंडक्ट हो। बाय चांस बिकॉज ऑफ सम बिजीनेस या फिर सम टेक्निकल लैग्स, इफ दिस क्लास इज नॉट कंडक्टेड तो फिर नेक्स्ट डे कंडक्ट होती है। ऑल राइट, सो आप एक बार 7:30 बजे चैनल देख लिया करिए इफ दैट डेज वीडियोस इज बीइंग एयर्ड और नॉट। ऑल राइट, और आपको अगर अनअकैडमी प्लस पर कोई भी कोर्स सब्सक्राइब करना है, ठीक है, कोई भी, चाहे एमपीपीएससी का हो या एनी, यू कैन यूज दिस कोड, ओके, क्रैक एमपीपीएससी टू अवेल मैक्सिमम डिस्काउंट। ऑलराइट, अभी हम देख लेते हैं जनरल स्टडीज पेपर 6 जो कि है हिंदी एसे एंड फॉर्मेट राइटिंग पर। और अभी तक जो था 2019 तक ये जो फॉर्मेट राइटिंग वाला पार्ट था ये हिंदी के पेपर में इंक्लूड होता था, बट इस साल से फॉर्मेट राइटिंग को 25 मार्क्स में आपके पेपर 6 में ऐसे के साथ ऐड कर दिया है। इसके अलावा स्कीम हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आपसे यहाँ पर जो ऐसे राइटिंग और फॉर्मेट राइटिंग का पेपर है, ये आपका टोटल होगा 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स में आपके 50 मार्क्स का एक ऐसे रहेगा जो 1000 वर्ड्स में लिखना है आपको, और एक 25 मार्क्स का ऐसे रहेगा जो आपको 500 वर्ड्स में लिखना है। ऑलराइट, और बाकी 25 मार्क्स आपके रहेंगे फॉर्मेट राइटिंग पे, ठीक है। अभी तक क्या होता था 2019 में, एक ऐसे आता था आपका 1000 वर्ड्स का और दो ऐसे आते थे आपके 250 वर्ड्स के। तो देखिए 250 वर्ड्स का मुझे लगता है एक ऐसे लिखना थोड़ा छोटा हो जाता है, ये तो एक आपके आंसर के बराबर ही हो जाता है, ठीक है, 15 मार्क का आंसर। तो उससे बेटर ये है आपका जो निबंध है, निबंध में आपकी जो भाषा शैली है, जो फ्लो आता है, आपका लैंग्वेज पे कमांड है, वो आपका इतने वर्ड्स में बेहतर रूप से निखर के आता है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये जो पैटर्न चेंज हुआ है ये एक बेहतर टेस्ट है आपकी हिंदी लैंग्वेज स्किल्स का। ऑलराइट, सो ये चेंज भी अच्छा ही है, इसमें भी कोई खराबी नहीं है, बहुत ही मुझे लगता है दिस इज अ बेटर वे टू कंडक्ट अ ऐसे का पेपर। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा। इसमें टोटल हमारे पेपर में सिर्फ 3 क्वेश्चन आएंगे। एक 50 मार्क्स का ऐसे हो गया, एक आपका 25 मार्क्स का ऐसे हो गया, और एक आपके 2 फॉर्मेट राइटिंग हो गई 25 मार्क्स की टोटल। ऑल राइट, जो फर्स्ट ऐसे है दैट इज योर 1000 वर्ड्स, ठीक है। 1000 शब्दों का ये जो ऐसे है ये एक अच्छा खासा बड़ा ऐसे होता है, और आपको पूरे नंबर मैक्सिमम मार्क्स आपको इसमें उठाने हैं। अगर इसमें आपके मार्क्स कम हो गए, 50 में से सपोज आपको सिर्फ 15 या 20 नंबर ही मिले आप, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस पे आपको विशेष ध्यान देना है इस वाले ऐसे पे। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगी कि जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप चाहें तो पहले ये जो थोड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप की चीज होती है ना, कि मतलब आपसे फॉर्मेट पूछा गया है, आपने फॉर्मेट लिख दिया है, और अगर कुछ लिखने का है कि कोई प्रतिवेदन लिख दीजिए, कुछ आपने वो प्रतिवेदन लिख दिया है, ठीक है, तो आप पहले ये दोनों प्रश्न अटेम्प्ट कर सकते हैं, छोटा वाला ऐसे और प्रारूप लेखन, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पर ये जो 1000 वर्ड्स का ऐसे है जो काफी टाइम कंज्यूमिंग है और जो आपको विस्तार से लिखना पड़ेगा, उसके बाद आप ये अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ, आप लोग पूछेंगे कि मैम इसमें ऑर्डर चेंज हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। देखिए, ऑर्डर चेंज की प्रॉब्लम तब होती है जब हमारे 15-20 क्वेश्चन है, सपोज 3 मार्क्स के, आपने 5 क्वेश्चन इधर लिख दिए, एक क्वेश्चन कहीं और लिख दिया, 6th क्वेश्चन उसके बाद आया, तो जब यहाँ पर ऐसा जम्बल्ड अप हो जाता है ज्यादा क्वेश्चंस में, तब आती है प्रॉब्लम। यहाँ तो टोटल क्वेश्चंस ही 3 है आपके पूरे पेपर में, तो अगर इनमें
मान लीजिए आपने प्रारूप लेखन पहले लिख दिया और फर्स्ट ऐसे जो है आपका वो लास्ट में लिख दिया, तो भी एग्जामिनर को ये समझ में आ जाएगा कि मतलब ये वाला 1000 वर्ड्स का ऐसे है और ये वाला 500 वर्ड्स का ऐसे है। ऑलराइट, इसमें कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होगी और ना ही एग्जामिनर का चेक करने वाले का का माइंड फ्रस्ट्रेट होगा कि मैं कहाँ ढूंढूं, क्या करना है। ऑलराइट, तो ऑर्डर फॉलो करना इसलिए जरूरी रहता है ताकि एग्जामिनर के सामने एक नेगेटिव इमेज ना जाए, ठीक है। बट इसमें आप कर सकते हो, मतलब मैं ऐसा ही करती थी। मैं पहले ये छोटे वाले पहले खत्म कर देती थी जो 250 वर्ड्स के रहते थे, क्योंकि वो कम टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। और उसके बाद जब आराम से लिखना था, मान लो आपने आधे घंटे में या 40 मिनट्स में आपने ये दो खत्म कर दिए, फिर आपको पता है कि जितना भी टाइम बचा है आपका उसमें आप इसको विस्तार से लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसमें ये बात आपको ध्यान में रखनी है, समय यहाँ पे कम पड़ जाता है, ठीक है। समय पर्याप्त नहीं रहता है, तो आपको उस अनुसार अपना करना पड़ेगा, क्योंकि 1000 वर्ड्स का है। अगर आप 25 वर्ड्स पर मिनट भी लो, है ना, 25 तो मैं ज्यादा बोल रही हूँ, मतलब आपका स्पीड अच्छी है, तो आपको 40 मिनट्स तो अकेला इस ऐसे को लिखने में ही लगेगा। और ये मैं तब बोल रही हूँ जब आपने सोचने में एक भी मिनट नहीं व्यर्थ किया हो। लेकिन इतना बड़ा ऐसे लिख रहे हो आप, तो बिना एक 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 फॉर्मेट बनाए आप, मुझे नहीं लगता अटेम्प्ट कर पाओगे। तो दैट इज वाई इसमें आप मान लो आपको 50 मिनट लगते हैं मिनिमम, मैं बोल रही हूँ मिनिमम, ठीक है। मिनिमम 50 मिनट्स यू विल रिक्वायर, और फिर बाकी बचे हुए समय में आपको ये करना है। तो इसके अनुसार आप अपना प्रैक्टिस करेंगे, इसके अनुसार आप अपना टाइम डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसके 50 मिनट हो गए, इसमें भी आपको 20 मिनट लगेगा, 20 से 25 मिनट, तो उतना तो यहाँ निकाल ही दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका प्रारूप लेखन बचता है, तो यू मतलब इसमें आपको समय का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, इस पेपर में। हाँ, अब इसमें दिया है कि 1000 वर्ड्स में लिखना है आपका फर्स्ट ऐसे, और इन क्षेत्रों से निबंध पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये 27 टॉपिक्स दिए हैं, और ऐसा नहीं है कि जो टॉपिक दिया है वो एज इट इज पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपसे बस पूछ लेंगे सुशासन पर ऐसे लिखो, ऐसा नहीं होगा। आपसे सुशासन से संबंधित कोई भी अन्य टॉपिक है कि जो मान लीजिए सेंट्रल स्टेट रिलेशंस हो गए, इसका सुशासन से क्या लेना देना है, ठीक है। या फिर आपका मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी जो हो गई है, ठीक है, अलग अलग पार्टियां हो गई हैं गणतंत्र में, हमारे लोकतंत्र में हमारे, तो उसके कारण शासन पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इसको सुशासन कहा जा सकता है। तो जरूरी नहीं है कि ये शब्द आए आपके ऐसे के क्वेश्चन में, लेकिन इससे संबंधित, मतलब ये भावना से संबंधित जो भी चीज है वो आपसे पूछी जा सकती है। तो ये बहुत ही ओपन एंडेड है। फिर भी यहाँ पर मतलब मुझे लगता है कि ये अच्छा भी है बुरा भी है। इससे पहले बस पूछा जाता था निबंध पूछा जा सकता है, ठीक है, कोई टॉपिक्स बहुत ज्यादा डिफाइंड नहीं थे। लेकिन अब आपको 27 मेजर हेडिंग्स दे दिए कि इन टॉपिक्स से आएगा। तो अच्छा तो ये है कि आपको ये सारे करने पड़ेंगे, मतलब आपको एक थोड़ा सा तो एक गाइडेंस मिल गया कि इतना इतने से करना है। लेकिन इसमें बुरा ये है कि अब आपको ये सारे करने पड़ेंगे, ठीक है। अभी तक हम क्या करते थे, हम डेडिकेटेडली ई कॉमर्स हो गया या सामुदायिक जीवन हो गया, हम लोग जैसे जब मेरे टाइम पे मैं प्रिपेयर करती थी तो 4-5 टॉपिक्स देख लिए हमने, एनवायरनमेंट देख लिया, साइंस देख लिया, थोड़ा सा कुछ फिलोसफी से रिलेटेड अगर हो तो देख लिया। वैसे बस 4-5 टॉपिक्स थे जिसको हम मेजरली देख लेते थे, ब्रॉड हेडिंग्स, ठीक है। उसके अलावा वुमेन हो गया, बच्चे हो गए, बुजुर्ग हो गए, टेररिज्म हो गया, जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स है ये हम देख लेते थे, और हमें लगता था ठीक है अब जो आएगा देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन अब ना आपको ये पूरे तो पढ़ने पड़ेंगे। अगर आपने पूरों में को कवर नहीं किया तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि मैंने अपनी तैयारी कंप्लीट नहीं की है, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन फॉर द प्रिपरेशन, यू हैव टू स्टडी essay from all of this topic perspective, all right। तो ये 27 टॉपिक दिए गए हैं आपके, और एनवायरमेंट कॉमन टॉपिक है, पर एनवायरमेंट से रिलेटेड कुछ भी आ सकता है, ठीक है। विज्ञान कॉमन टॉपिक है, धर्म आध्यात्म पूछे गए हैं इससे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि पूछे नहीं गए हैं। शिक्षा में गुणवत्ता ये विशेष टॉपिक है। आपको एक काम करना है इसमें कि जो भी रिसेंट न्यूज वगैरह आती है, और अगर आपको वो इन टॉपिक से रिलेटेड लगती है
तो आपको एक सेपरेट अपनी डायरी बनानी है, ऐसे की डायरी या नोटबुक, और उसमें आपको इन टॉपिक से रिलेटेड जो भी मिलता है कंटेंट, आपको वो नोट डाउन करते जाना है। कोई कोटेशन मिल रहा है, कोई एग्जाम्पल मिल रहा है, मान लीजिए किसी, जैसे दिल्ली सरकार का जो मॉडल है, ठीक है, स्कूल्स का और एजुकेशन का मॉडल है, वो एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है आपके शिक्षा में गुणवत्ता सरकारी सेटअप में कैसे लाया जा सकता है। तो उस एग्जाम्पल को आप कभी भी कहीं भी शिक्षा वाला टॉपिक आ रहा है, आप उसमें कोट कर सकते हो कि इन प्रयासों से वर्तमान में दिल्ली सरकार द्वारा ये किया गया है, ठीक है। या फिर कुछ फॉरेन कंट्री का कोई एग्जाम्पल आपको मिलता है, एनीथिंग एनीथिंग, कोई कोई नया नवाचार आपको दिखता है, कहीं पर कोई मोबाइल लाइब्रेरीज चलाई जा रही हूँ, आपका ड्रॉप आउट एजुकेशन के बारे में अगर कहीं पहल की गई हो किसी यंग आईएएस अधिकारी ने, किसी सरकार ने, किसी नगर पालिका ने, ऑल राइट, सो वो सारे एग्जाम्पल आप यहाँ पर कोट कर सकते हो, आपके ऐसे को इनरिच करते हैं। ऑल राइट, आधुनिकरण कॉमन टॉपिक है, ये भूमंडलीकरण, उदारीकरण, ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ये नया टॉपिक है, ठीक है, ये अभी तक हम नहीं पढ़ते थे, लेकिन ये अब आपको देखना पड़ेगा। इसकी बुक्स मैंने आपको बताई, आप निबंध मंजूषा ले सकते हो ट्रेडिशनल टॉपिक्स के लिए। करंट अफेयर्स के लिए आपको न्यूज़पेपर से सप्लीमेंट करना है। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स की मैगजीन्स में ऐसे वगैरह आते रहते हैं, आपको उनको फॉलो करना है, ठीक है, उससे आपको एक ऐसे राइटिंग का पैटर्न समझ में आता है, ठीक है। बाकी ये सारे टॉपिक्स आप एक बार देख लीजिए और इनकी ऐसी ही लिस्ट बना लीजिए, उसको जैसा हमारे सिलेबस में खिचड़ी जैसा दिया है, खिचड़ी मत रखे रहने दीजिए, जस्ट सॉर्ट इट आउट इन पॉइंट्स कि ये टॉपिक्स करने हैं, ठीक है। दूसरा जो निबंध रहेगा, आपको जो 500 शब्दों में लिखना है, ये आपका समसामयिक समस्याएं एवं निदान, ये आपका टोटली करंट अफेयर से रिलेटेड है। अभी तक हमारे निबंध वाले पेपर में ऐसा डिवीजन नहीं होता था कि आपसे करंट अफेयर से एक सेपरेट पूछा ही जाएगा, लेकिन अब हमारा हो गया है कि आपको कोई भी करंट इशू दे देंगे। जैसे मान लीजिए अभी जो लोकस्ट अटैक हो रहा है, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया, मतलब जो टिड्डियों का दल आ रहे हैं और जो फसल और ये सब नष्ट कर दे रहे हैं, तो ये समस्या के बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि कितनी बड़ी समस्या है भारत की कृषि के लिए, कहाँ से उत्पन्न हुई, किस तरह से निदान पाया जा सकता है और किस तरह से इसमें सावधानियां बरती जा सकती हैं, ठीक है। तो ये आपकी समसामयिक समस्या है। तो इसके लिए यू हैव टू बी अपडेटेड विद द करंट अफेयर्स, आपको प्रतिदिन न्यूज़पेपर पढ़ना है, और ऐसे कोई भी टॉपिक जो आपको लगता है ये ऐसे में यूज हो सकता है, ये बड़ा टॉपिक है, ठीक है, वो आपको इसमें करना है। ऑल राइट, देन अब हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट है, प्रारूप लेखन लगभग 250 शब्द, कोई दो, ये आपका काफी स्कोरिंग पार्ट हो सकता है। 25 मार्क्स का आपका ये आएंगे दो, ठीक है, तो हो सकता है एक 15 नंबर का हो, एक 10 नंबर का हो, ठीक। तो इसमें आपको सबकी थ्योरी पता होनी चाहिए, शासकीय पत्र क्या होते हैं, क्यों उपयोग होते हैं, क्या इसकी विशेषताएं होती हैं, ठीक है, विशेष पॉइंट्स क्या क्या है, और अर्धशासकीय पत्र क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये पूरी इसकी थ्योरी है। थ्योरी आपसे हो सकता है 2-2 3-3 नंबर करके ऐसे पूछी जाएगी, 5 नंबर के 2 थ्योरी के क्वेश्चन पूछ लिए आपसे, ठीक है। और उसके अलावा फिर आपको इसका फॉर्मेट पता होना चाहिए कि यहाँ पर कार्यालय का नाम लिखते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ पर दिनांक लिखते हैं, यहाँ पर पत्र क्रमांक लिखते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर विषय लिखते हैं जो भी है, और यहाँ पे पूरा बॉडी लिखते हैं, फिर यहाँ पर भवदीय लिखते हैं, ठीक है, जो भी है आपका। ये आपको एक तो फॉर्मेट पता होना चाहिए, ऐसे बॉक्स में बना करके आप फॉर्मेट बनाओगे अपना, इसके लिए आप अपने नोट जरूर बना लो, ठीक है। इसमें आप किसी एक बुक पे ऐसे रिलाई मत करो, बुक में अगर आप फॉर्मेट बनाओगे आपको याद नहीं रहेगा, जब तक आपने खुद अपने हाथों से ड्रॉ नहीं किया है, लिखा नहीं है, आपको फॉर्मेट याद करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया एक फॉर्मेट, ठीक है, जस्ट द बेसिक स्केलेटन स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरा, फिर इस फॉर्मेट में पत्र लिखना कैसे है, तो वो आप उदाहरण, मतलब जो आपका पत्र है वो एग्जैक्टली कैसे लिखना है, वो आप एग्जाम्पल में लिखो कि मान लो आप फला फला कार्यालय के अधिकारी हो, आप एक शासकीय पत्र लिखिए अपने अपने सीनियर वरिष्ठ अधिकारी को इस टॉपिक पे, ठीक है। तो ये होगी प्रैक्टिस। तो इसमें आपको देखो हर टॉपिक में आपको 3 तरह के
प्रिपरेशन करनी है। फर्स्ट हो गई थ्योरी, सेकेंड हो गया आपका बेसिक फॉर्मेट, स्केलेटन फॉर्मेट, है ना, जिसमें सिर्फ आपको जेनेरिक चीजें लिखनी है कि कार्यालय का नाम लिखना है। यहाँ पर कोई एक्चुअल कार्यालय का नाम नहीं लिखना है, केवल आपको मतलब ये लिखना है कि यहाँ कार्यालय का नाम आएगा, समझ गए। और थर्ड हो गई प्रैक्टिस, ठीक है, मतलब एग्जाम्पल, एक्चुअल एक्चुअल लेटर, एक्चुअल सर्कुलर, ठीक है, एक्चुअल नोटिस, एक्चुअल ऑर्डर। ऑल राइट, तो ये सब आपको प्रिपेयर करने हैं ये 3 हेडिंग्स के अंडर। ऑल राइट, देन कुछ पॉइंट्स जो दिस इज इंपॉर्टेंट, आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, कि आपको ऐसे राइटिंग में कौन कौन से पॉइंट्स मेनली ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले देखिए, ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। ये दो चीजों से आपका ऐसे कितना अच्छा होने वाला है या कितना अच्छा है, ये एग्जामिनर को पता चलता है। तो आपका जो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन है वो काफी अट्रैक्टिव होना चाहिए। और आपको जो अभी तैयारी में अपनी मेहनत करनी है वो आपको इस पार्ट के लिए करनी है कि आप क्या ऐसी चीजें डाल सकते हैं, कहीं से शॉर्ट पोएट्री मिल रही हो, कहीं एनेक्डोट मिल रहा हो, कोई कहानी मिल रही हो, कोई कंपैरिजन मिल रहा हो, ठीक है। तो ये जो है आप अपने छोटे छोटे पॉइंट्स बना लीजिए कि किस तरह से आप अपने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को अच्छा कर सकते हैं। इस पे आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी है। तो आपका जो इंट्रोडक्शन है वो कैची होना चाहिए, ठीक है, वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। आप एक छोटी सी पोयम से शुरू कर सकते हैं। पोयम आपकी स्वरचित होगी तो बेहतर होता है ना। हर जरूरी नहीं है कि हर कोई अपनी खुद की पोयम बना सके, लेकिन कोशिश करिए अगर आप बना सकते हैं खुद की पोयम तो वो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट डालती है। ऑलराइट, और नहीं आप बनाते हैं तो फिर आपके पास एक अगर पोइट्रीज का उसका आपके पास पूरा अगर कलेक्शन है, आप उसमें से भी यूज कर सकते हैं। बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम 4 लाइन मैक्सिमम, ठीक है। आप उससे शुरू कर सकते हैं, आप किसी महान पुरुष का कोई कोटेशन है, कोई वो है, उससे शुरू कर सकते हैं। कोई कहानी है छोटी सी जो आप उस समय खुद भी बना सकते हैं, और या तो फिर अगर आपने कहीं पढ़ी हो या कोई क्लासिक कहानी उसका रेफरेंस दे सकते हैं कि प्रेमचंद की इस कहानी में हामिद के चिमटे में ऐसा था वैसा था, ठीक है। तो मतलब जो फेमस कहानी आप उसका रेफरेंस भी दे सकते हो, या तो फिर आप वो कहानी कोट भी कर सकते हो, लिख भी सकते हो खुद। मैंने जब पहली बार ऐसे लिखा था उसमें मैंने एक एक कहानी लिखी थी। वो कहानी एक कुछ इस तरह, मतलब किसी बुजुर्ग पिता और उसके बेटे की थी। मुझे अब एग्जैक्टली याद भी नहीं है क्या था, बट उस साल मेरे मार्क्स काफी अच्छे आए थे ऐसे में, ठीक है। सो आप किसी कहानी से शुरू कर सकते हो जो आप खुद उस समय बना लो, बट ज्यादा नहीं, हार्डली 50 वर्ड 60 वर्ड्स मैक्सिमम, ठीक है। कोई करंट का बहुत रिसेंट कोई बड़ी न्यूज रही हो आप उससे भी शुरू कर सकते हो। कोई एनेक्डोट मतलब कोई व्यंग हो, ठीक है, किसी व्यंग से भी शुरू कर सकते हो, ठीक है। देन ऐसे कुछ नहीं होता है, निबंध कुछ नहीं होता है, आपने जनरल स्टडीज के पेपरों में जो भी पढ़ा है ये उसी का बस समरी होता है, सम टोटल होता है, ठीक है। कि कोई भी टॉपिक की हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है, सोशल पर्सपेक्टिव क्या है, इकोनॉमिक क्या है, पॉलिटिकल क्या है, इन्वायरमेंटल क्या है, एथिकल क्या है, लैंग्वेज का क्या है, वुमेन के पर्सपेक्टिव से क्या है, ये है आपका पूरा ऐसे का सार जो है, दैट इज जस्ट योर जस्ट द समरी ऑफ योर जीएस प्रिपरेशन, ठीक है। तो इस पेपर के लिए कोई विशेष तैयारी नहीं करनी है। अगर आपने वो पेपर्स अच्छे से पढ़े, आपका कंटेंट ऑलरेडी तैयार है, बस आपको प्रेजेंटेशन पे काम करना है, ठीक है। देन मल्टीपल एंड ऑल पॉसिबल डायमेंशंस ऑफ ईच इशू शुड बी एड्रेस्ड, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, जो मैं आपको बड़े आंसर्स में भी जो मैं सजेस्ट करती हूँ कि आपको हर पर्सपेक्टिव से, जितने पर्सपेक्टिव से किसी एक टॉपिक को एड्रेस कर सकते हो उतने पर्सपेक्टिव से आपको एड्रेस करना है। हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिक, सोशल, सोशल में भी मल्टीपल डायमेंशंस आ जाते हैं, विमेन, चिल्ड्रन, एजेड पीपल, ट्राइबल पीपल, ठीक है। और उसके बाद इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट, आपका लोकल लेवल पे। तो आपको मल्टीपल डायमेंशंस आपको एक्सप्लोर करने हैं, और खास करके इन्वायरमेंटल, साइंटिफिक, एथिकल, ये ऐसे डायमेंशंस हैं जो बहुत सारे बच्चे नहीं छूते हैं थोड़े से, क्योंकि ये इंटरनल टॉपिक्स हैं। आपका कल्चरल हो गया, अगर आप ऐसे डायमेंशंस एड्रेस कर सकते हो तो वो और अच्छा है। ऑलराइट, एड रीसेंट एग्जांपल्स वेयरएवर पॉसिबल, ये बात आप
ये काफी इंपॉर्टेंट है ऐसे में। आप कोई भी अगर रीसेंट एग्जाम्पल, रीसेंट डेटा अगर आप दे सकते हो आप उसको दीजिए, ठीक है। और इसके लिए आपको ये वाला पार्ट आप तभी कर पाओगे जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ते हो आप जब, तो चीजें आपको किस मोमेंट पे कब स्ट्राइक कर जाए आपको समझ में नहीं आता है। तो न्यूज़पेपर रीडिंग इज अ मस्ट फॉर योर एसे पेपर एंड फॉर योर इंटरव्यू ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट लेसन हम इंटरव्यू का करेंगे, एवरीथिंग अबाउट इंटरव्यू, उसमें भी मैं आपको ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देन आपको सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ्स में लिखना है, यहाँ पे ऐसे में कोई पॉइंट नहीं चलता है, ठीक है। तो यू डू नॉट हैव टू राइट इन पॉइंट्स, यू हैव टू राइट ओनली इन पैराग्राफ्स। अब दूसरा जो है सेंटेंस, जो है आपको बहुत लंबे लंबे नहीं लिखने हैं। सेंटेंस इतना मत लिखिए कि जब पहला वर्ड शुरू किया आखिरी वर्ड 5 किलोमीटर दूर है और यहाँ पे आपका पढ़ने वाले का इंटरेस्ट ही लूज हो जाए कि भाई ये कहाँ से चला था कहाँ पहुंच रहा है। ऑलराइट, आपको सेंटेंस शॉर्ट रखने हैं, स्वीट रखने हैं, लेकिन उनका स्ट्रक्चर सही होना चाहिए, उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। वो जो कन्वे करना चाह रहा है वो इफेक्टिवली स्ट्रांगली कन्वे करना चाहिए उसको, उतने ही मतलब कम शब्दों में, ठीक है। तो वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। और पैराग्राफ शुड ऑल्सो नॉट बी वेरी लॉन्ग। पैराग्राफ ही कोई बहुत बड़े बड़े नहीं लिखना है आपको कि पेज की शुरुआत से शुरू हुए और पेज के अंत पे खत्म हो रहे हैं, 20 लाइनों का पैराग्राफ, 30 लाइनों का पैराग्राफ, ऐसा नहीं करना है आपको। आप 4-4, 5-5 लाइन्स के पैराग्राफ लिखिए, ठीक है। छोटे पैराग्राफ्स लिखेंगे तो आप चेक करने वाले का इंटरेस्ट बना रहेगा उसकी रीडिंग में, ठीक है। कि अब पैराग्राफ चेंज हुआ है मतलब अब कुछ नया थॉट इंट्रोड्यूस हुआ है, वही थॉट नहीं चला आ रहा है, ठीक है। पैराग्राफ हम तब चेंज करते हैं व्हेन वी हैव टू इंट्रोड्यूस अ न्यू थॉट, जब हमें कोई नया विचार नए सिरे से शुरू करना होता है तब हम एक नया पैरा स्टार्ट करते हैं। दूसरा, जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स रहते हैं उनको बड़ा डर लगता है कि यार फ्लारी लैंग्वेज तो नहीं लगेगी इसमें, बहुत बड़े बड़े हिंदी के शब्द, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बहुत बेसिक हिंदी लिखिए। आप जब जैसे मैगजीन्स वगैरह में भी ऐसे पढ़ोगे या बुक में भी पढ़ोगे आपको समझ में आएगा, ऐसे में बहुत भयानक खतरनाक टाइप की हिंदी की जरूरत नहीं है। आप जिस तरह से सामान्य रूप से बात करते हैं थोड़ा सा उसी को अच्छे से प्रेजेंट करेंगे। अपने थॉट्स इंपॉर्टेंट है हमारे ऐसे में, ठीक है। लेकिन उसको कोई बहुत भारी भरकम शब्दों से सप्लीमेंट करना इतना आवश्यक नहीं है। आई बात समझ में? सो फ्लारी लैंग्वेज इज नॉट अ मस्ट। अगर मान लीजिए जैसे कुछ लोगों की हिंदी बहुत ही अच्छी होती है ना, हिंदी साहित्य कुछ लोग ने पढ़ा होता है, तो उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, वो डेफिनेटली लिखेंगे। लेकिन अगर आप सामान्य रूप से भी लिख रहे हैं एक अच्छी हिंदी, छोटे सेंटेंस, छोटे पैराग्राफ, लेकिन आपके थॉट अच्छे हैं, तो आपको उनसे कहीं भी कमी नहीं है, ठीक है। किसी भी मामले में आप उनसे कम नहीं है। ऑलराइट, देना चाहते हैं फ्लूइडिटी इज इंपॉर्टेंट। फ्लूइडिटी मतलब एक बहाव होना चाहिए आपके निबंध में। जो पहला थॉट आपने स्टार्ट किया, जो टॉपिक है, वो उस थॉट के साथ पूरे ऐसे का मेन थीम होना चाहिए, ठीक है। कहीं वैसे अब्रप्ट ब्रेक नहीं आना चाहिए कि अच्छा अभी तो ये बात कर रहे थे अब अचानक ये बात कैसे करने लगे। एक लिंक होना चाहिए हर पहले पैराग्राफ का दूसरे पैराग्राफ से। ये तब आएगा जब आप मल्टीपल ऐसे प्रैक्टिस करोगे, पढ़ोगे, ठीक है। तो इसके लिए और आपको ये करना है, आपको हमेशा अपने टॉपिक को ध्यान में रखना है। आप एक पैराग्राफ लिख रहे हो, आप वापस अपने टॉपिक को पढ़ो कि एग्जैक्टली पूछना क्या चाह रहा है, और उसी टॉपिक को केंद्र में रखते हुए और पिछले पैराग्राफ को रेफरेंस में रखते हुए आप यहाँ पर अपना ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि एक बहाव जरूरी है आपके ऐसे में। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, डू नॉट डाइवर्ट फ्रॉम द टॉपिक, ठीक है। टॉपिक से आपको भटकना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपसे मान लीजिए पूछ रहे हैं कि सोशल मीडिया का दुष्प्रभाव आज की जनरेशन पर, तो आपने शुरू कर दिया कि सोशल मीडिया की स्टार्टिंग कब हुई, सोशल मीडिया, पहला सोशल मीडिया कौन सा इंट्रोड्यूस हुआ था, मार्क जुकरबर्ग इसका फाउंडर है फेसबुक का, और इसने व्हाट्सएप को भी खरीद लिया है, और ऐसा ये सब नहीं करना है, ठीक है। आपको सिर्फ उतना ही ध्यान देना है किसी टॉपिक पे जो रेलेवेंट है आपके मुख्य हेडिंग से, ठीक है। और खासकर स्टूडेंट इसकी हिस्ट्री पे, किसी भी टॉपिक की हिस्ट्री पे एक्स्ट्रा ध्यान देने लगते हैं, वो आपको नहीं करना है। हिस्ट्री में लिखना भी आपको 2 लाइन लिखो और आगे बढ़ो, ठीक है। डू नॉट डाइवर्ट फ्रॉम द टॉपिक, दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। दूसरा है, अगर कोई ऐसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जो आपको लगता है कि मैं ये एग्जामिनर को पढ़वाना चाहता हूँ,
उसको आप अंडरलाइन कर दो, ठीक है, कोई बुराई नहीं अंडरलाइन करने में, जस्ट अंडरलाइन दोज इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस सो दैट द एग्जामिनर इज फोर्स्ड टू रीड दैट। और अच्छा, आपकी तैयारी के लिए ये जरूरी है, एक सेपरेट नोटबुक बना लो आप, जैसा मैंने कहा, और उसमें कुछ भी आपको टॉपिक से रिलेवेंट मिलता है, कोई कहानी, कोई कोटेशन, कोई एनालॉजी, एनालॉजी मतलब कंपैरिजन, ठीक है, आप वो सारे कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको एक रेफरेंस मिलता है कि न्याय का जो जो वो है, जो सिंबल है ना, जुडिशरी का, उसकी आंखों पर पट्टी क्यों बंधी है, उसके हाथ में तराजू क्यों है, ठीक है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई कंटेंट मिलता है कभी कहीं, जैसे मुझे एक बार मिला था एक ऐसे में कि क्यों उसके आंखों पे पट्टी होती, क्यों उसके हाथ में तराजू होता, हर चीज का सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये अगर आप अपने ऐसे में ऐसी छोटी छोटी चीजें जो इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, इंटरेस्टिंग सिग्निफिकेंस है किसी चीज का, वो आप अगर लिखते हो तो डेफिनेटली एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, और ये आप अपनी छोटी नोटबुक में नोट डाउन कर लो, ठीक है। एंडिंग आप कर सकते हो, या तो पूरा समरी कर सकते हो, कंक्लूजन कर सकते हो, कोई क्वेश्चन थ्रो कर सकते हो, ठीक है, क्वेश्चन मतलब थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन, और या तो फिर कोई कोई पोयम या किसी कोटेशन से आप पूरे अपने कंटेंट को समराइज कर सकते हो कि ये सार है। आपको ऐसे में ये ध्यान रखना है, कोई भी टॉपिक अगर आया है, सबसे पहले तो अपना व्यू पॉइंट बनाओ कि मैं इस पूरे ऐसे में 500 शब्दों में या 1000 शब्दों में किस मुख्य बात पे आर्ग्यूमेंट करूंगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट विल बी माय मेन सेंटर ऑफ माय आर्ग्यूमेंट, क्या मैं इसके पक्ष में हूं, क्या विपक्ष में हूं, क्या मतलब मैं इसको क्या रूप देना चाहता हूँ, इस पूरे पूरे ऐसे को, इस पूरे लेख को, तो वो आप अपने माइंड में एक बार बना लो, ठीक है। दूसरा, आपको ये भी ध्यान रखना है, ऐसे जो होता है ये डिबेट नहीं होती है। आपसे अगर कुछ पूछा गया है तो आपको सिर्फ सिंगल डायमेंशन में नहीं चलना है, जैसे वाद विवाद होता है उसमें या तो हम पक्ष में है या तो विपक्ष में है, लेकिन ऐसे में आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के चलना है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मैं अंत में क्या समराइज करना चाहता हूं, ठीक है। तो आपको अपना एक डायरेक्शन पता होना चाहिए कि मेरी मंजिल क्या है, ठीक है। शुरू कहां से करना है, आपको टॉपिक की हेडिंग बता देगी, अंत कहां करना है ये आपको पता होना चाहिए, और उस तक पहुंचने में आपको किस तरह से अपना फ्लो मेंटेन करना है, ये दिस इज ऑल व्हाट एसे राइटिंग इज अबाउट, ठीक है। ऐसे जो है आप एग्जाम के पहले आप 7 से 8 ऐसे प्रैक्टिस कर लीजिए अलग अलग टॉपिक्स पे, और जैसे आप प्रैक्टिस करने के लिए ऐसा करिए, किसी मैगजीन में, किसी बुक में अगर आपको कोई टॉपिक मिलता है रिलेटेड टू आर सिलेबस, आप बस टॉपिक लिखिए और उसके ऊपर पहले खुद का ऐसे लिखिए, एक 500 शब्दों का या 1000 शब्दों का, ठीक है। और उसके बाद कंपेयर कीजिए कि मैंने जो लिखा है और जो उस बुक में या उस न्यूज़पेपर में या उस मैगजीन में है उसमें कितना डिफरेंस है, ठीक है, और मैं किस तरह से इंप्रूव कर सकता हूँ। तो ये जो है आपका सेल्फ इवैल्यूएशन, पर्सनल इवैल्यूएशन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू कि आप लिखें किसी उसमें और कोई और चेक करे। तो ऐसे में आपकी क्या गलती हो रही है आप खुद ही समझ सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि ऐसे का जो पेपर है ना, सी 100 मार्क्स का है, 100 मार्क्स में आपके अगर बहुत अच्छे आते हैं तो यू कैन इवन पुल इट अप टू 68 70, है ना, ये मतलब हाईएस्ट, आज तक के हाईएस्ट बोल रही हूं मैं, आप इतने खींच सकते हो। या आपके अगर बहुत कम आ रहे हैं तो से 45, ठीक है, ये बहुत कम है, ऑलराइट। तो आपका जो है ये डिफरेंस मैक्सिमम और मिनिमम में आपका 20 नंबर का बस होता है, ठीक है, 20 मार्क्स का डिफरेंस मैक्सिमम और मिनिमम में। बाकी अगर आप एवरेज स्कोर कर रहे हो आप बहुत इजीली 60 तक खींच सकते हो, 55 तो बहुत नॉर्मली आपके आ ही जाते हैं। तो आपका हाईएस्ट और लोएस्ट में हार्डली 10 नंबर का अंतर होता है, 10 मार्क्स, ऑलराइट। तो ये 10 मार्क्स का जो डिफरेंस है, बट स्टिल आपको बेस्ट तो करना ही है ना, इसमें ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ डिफरेंस कम होता है टॉपर में और एवरेज में तो आप इसमें मेहनत नहीं करो। हमारी तो ड्यूटी ये है चाहे पेपर कैसा भी हो हम अपना बेस्ट दें, ऑलराइट। सो ये बात को भी पर आप ध्यान में रखिए, लेकिन प्रेपरेशन आप उसके अकॉर्डिंग ही करिए कि मुझे तो 68 से 70 ही चाहिए है ना, क्योंकि बाई चांस आपके जीएस पेपर में कम हो गए तो 10 नंबर आपके जो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं ये कहीं ना कहीं
कवर कर लेगा। अब लास्ट लेसन जो था हमारा हिंदी वाला, उसके डाउट्स हम एक बार देख लेते हैं। ऑलराइट, I have already gone through NCERTs of history in 2019, so do I have to read it again for pre और mains? देखिए, NCERT कोई वन टाइम थिंग नहीं होती कि पढ़ ली और रख दी साइड में। NCERT आपका बेसिक सोर्स है, तो उसमें जो मैंने मेन NCERTs बताई है, हो सकता है आपने 6th 7th 8th की बस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ी हो, लेकिन जो कोर एनसीईआरटी जैसे पॉलिटी की हो गई 11th क्लास की, इकोनॉमी की हो गई 11th क्लास की, ज्योग्राफी की हो गई 11th क्लास की, ये आपको बार बार पढ़नी है। ठीक है, एक बार पढ़ के साइड में रख नहीं देनी है। ऑलराइट, मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स के लिए घटना चक्र अभी अभी तो देखिए कोई भी मैगजीन वगैरह अभी अवेलेबल नहीं है बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन ऑफ, है ना। लेकिन जैसे ही दोबारा चीजें ट्रैक पे आ जाएंगी तो सारी मैगजीन्स आपको मार्केट में अवेलेबल होने लगेगी। नहीं मिल रही है तब तक आप प्रतियोगिता दर्पण और दैनिक भास्कर, इससे आप अपना एमपी करंट अफेयर्स पढ़ते रह सकते हो। ठीक है, हिंदी में लाइन पर ना लिखकर अगर लाइन के नीचे लिखें तो कुछ मार्क्स कटते हैं या नहीं? देखो, ऐसे मार्क्स नहीं कटते हैं, लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे, लेकिन बचपन से तो यही हमने सीखा है ना कि हिंदी जो है वो लाइन, मतलब उसमें लाइन लाइन के नीचे लिखते हैं और इंग्लिश जो है लाइन के ऊपर लिखते हैं। अब आप अगर बीच में लिखना चाहो लिख लो, लेकिन उससे मार्क्स कटेंगे नहीं, लेकिन अच्छा नहीं लगता है, बस ये बात है। हिंदी में प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को देखकर भी आप टॉपिक प्रिपेयर करिएगा शैलेश। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये एग्जैक्टली मतलब सिलेबस चेंज में क्या ये पुरानी चीजों को एकदम ही छोड़ देंगे, क्योंकि थोड़ा एम्बिगुअस रहता है, क्योंकि लास्ट ईयर के भी सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं था कि हिंदी का ये चीजें हम हिस्ट्री हो गई, लिटरेचर हो गया पूछेंगे, लेकिन पूछ लिया उन्होंने, तो इसलिए हम श्योर नहीं हो सकते, तो सेफ रहने के लिए पढ़ लेना चाहिए। सारे लेक्चर्स की प्लेलिस्ट वैसे यूट्यूब पे भी बनी हुई है इसी चैनल पर, लेकिन अगर आपको नहीं मिल रही है आप मेरे फेसबुक पेज पे चले जाओ। ठीक है, उस पे प्लेलिस्ट का मैंने एक लिंक शेयर किया हुआ है। हिंदी के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप बुक से ही रिवाइज कर सकते हो। आप कितने नोट्स बनाओगे? ठीक है, मतलब मान लो विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, आप नोट्स थोड़ी ना बनाते बैठोगे इतने सारे, तो वो आप बुक से ही रिवाइज कर सकते हो। कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगता है बुक में क्लियर नहीं है, 2-3 बुक से अगर मिला के लिखनी है, वो आप जरूर नोट्स में लिख सकते हो। ठीक है, ट्रांसलेशन की कैसे प्रैक्टिस करें? ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस के लिए आप या तो मान लीजिए आपका कोई कोई फ्रेंड है जो दूसरे मीडियम का है, ठीक है, आप दोनों, मान लीजिए उसकी हिंदी अच्छी है, आपकी इंग्लिश अच्छी है, ठीक है, तो आप दोनों आपस में कर सकते हो। आपने इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट किया, उसने हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट किया, दोनों एक्सचेंज कर लो और फिर डिस्कस कर लो क्या प्रॉब्लम थी। ठीक है, और मुझे लगता है काफी सारे टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह और ये सब भी है जो तैयारी करते हैं साथ में, आप उसमें अपना शेयर कर लिया करिए। ठीक है, मतलब पीयर पीयर रिव्यू से ही मुझे लगता है वो आप कर सकते हो। हिंदी पेपर में वोकैबुलरी न्यूज़पेपर द हिंदू एंड जनसत्ता से प्रिपेयर कर सकते हैं। हिंदी में वोकैबुलरी द हिंदू से कैसे करोगे आप? और जनसत्ता मुझे नहीं पता जनसत्ता कैसा है ना, तो आई डोंट नो अबाउट दैट। हिंदी ग्रामर में डेफिनेशन लिखते ना एग्जाम्पल देना कंपलसरी है। वर्ड लिमिट कम नहीं है हिंदी में, हिंदी में कोई वर्ड लिमिट है ही नहीं, है ना, तो आप उसके साथ डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल जरूर दोगे। एथिक्स में थिंकर्स का 200 वर्ड्स में ही प्रिपेयर करना है क्या? क्वेश्चन अगर ज्यादा डीप हुआ तो क्या करेंगे? देखिए, आपको कोई भी हर थिंकर से रिलेटेड आपको, मान लीजिए दीनदयाल उपाध्याय की कोई फिलॉसफी है, ठीक है, एकात्म मानवता, ठीक ठीक है, मानववाद, तो उसमें आपको वो फिलॉसफी 200 वर्ड्स में भी प्रिपेयर करनी है। तो हर थिंकर की कोई अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप उसको भी 200 वर्ड्स में प्रिपेयर करोगे, और ओवरऑल थिंकर को भी 200 वर्ड्स में प्रिपेयर करोगे। ऑलराइट,
ताकि कोई भी क्वेश्चन आए जो आपको लगता है ये लंबा क्वेश्चन आ सकता है, उसके आपके 200 शब्द लायक नोट्स होने चाहिए। ज्योग्राफी के जिस क्वेश्चन में मैप बनाना पॉसिबल है उस क्वेश्चन में मैप बनाना है। हर क्वेश्चन में नहीं बनाना है, लेकिन जिसमें भी पॉसिबल है उसमें बनाना है। विजन आईएएस मेंस 365 की बुकलेट एमपीपीएससी के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट की यूज की जा सकती है? देखिए, आप स्पेसिफिकली मेंस की मत यूज करिए। आप जो मंथली करंट अफेयर्स आते हैं आप वो वाली यूज करिए विजन की, ठीक है। किसी कंसेप्ट का टेबल या फ्लो चार्ट बना दिए तो उस मैटर को अलग से भी लिखना है क्या? अगर आपने सपोज कॉजेस या इफेक्ट्स या कुछ ऐसा लिख दिया है 5 पॉइंट्स में, तो उन पॉइंट्स का जो विवरण है वो आप अलग से देंगे, लेकिन उन पॉइंट्स को अलग से लिखना जरूरी नहीं है। पर मेरा हमेशा ये कहना रहता है, मान लीजिए आप किसी चीज को ऐसे लिख रहे हो, है ना, कि ये इसके कॉजेज हैं, आपने मान लो ऐसे ऐसे लिख दिया। मेरा हमेशा ये मानना रहता है कि इसकी जगह अगर आप पॉइंट्स में लिख दोगे ना, बुलेट्स में, कॉजेस 1 2 3 4, मुझे ऐसा लगता है ये बेहतर तरीका है, ठीक है। ये मेरा पर्सनल सजेशन है, मुझे ये पसंद नहीं है। ऑलराइट। या फिर जैसे अगर आप मान लो लिख भी रहे हो, ऐसे आपने लिखा, या फिर सपोज आपने ऐसे लिखा, ये वाला फॉर्मेट मुझे फिर भी ठीक लगता है, ठीक है। ये अगर आपने ऐसे लिख दिया 1 2 3, लेकिन इसके बारे में कुछ और लिखना है, आपको एलैबोरेट करना है। जैसे मान लीजिए आपकी अकबर के रिफॉर्म्स के एडमिनिस्ट्रेटिव, मान लो इसको हम लिखते हैं रिफॉर्म्स, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ठीक है, आपने ये लिख दिए। फिर अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव को समझाना है तो आपने एक अलग हेडिंग बनाई एडमिनिस्ट्रेटिव की और इसमें पॉइंट समझाए, ठीक है। फिर एक अलग हेडिंग बनाई पॉलिटिकल की और इसमें रिफॉर्म समझाए। ये एक तरीका है। आपने यहाँ पे डायग्राम भी ड्रॉ कर दिया, ठीक है, क्लासिफिकेशन वाला, और फिर आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। लेकिन रेपिटेशन भी नहीं करना है कि आपने ये भी लिख दिया और उसके बाद फिर बुलेट पॉइंट्स भी बना रहे हो। डोंट रिपीट, लेकिन जो उसका विवरण है, एक्सटेंशन है, वो आप थ्योरी में लिखो। मैम मैंने पहले पेपर 2 प्रिपेयर किया, लेकिन कंप्लीट करने के बाद कुछ चीजें छूट गई, तो आप उनको भी एक्स्ट्रा प्रिपेयर कर लो, ठीक है। उसमें क्या प्रॉब्लम है, आप हमेशा चीजें ऐड ऑन कर सकते हो। ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस रहती है आपकी तैयारी की। ऑलराइट। आंसर राइटिंग आप, मेरा सजेशन है प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद करना चाहिए, है ना। मतलब प्रीलिम्स एक रिजल्ट नहीं, मतलब प्रीलिम्स देने के बाद आप करोगे, 2-3 महीने का टाइम रहता है, पर्याप्त रहता है, उतने में आप कर सकते हो। अभी अपनी तैयारी पे फोकस करिए। टाइम पे पेपर पूरा नहीं हो पाता है। अगर 2020 है तो आपको टाइम वाला इशू अब नहीं होगा, ठीक है, इसमें वर्ड लिमिट कम हो गई है। 2019 के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से कर सकते हो, आप रुकना ही नहीं है। मतलब 25 वर्ड्स पर मिनट की एवरेज स्पीड लेकर के आपको बस लिखते जाना है, और जो हाथ में फटीक हो जाता है दैट कैन ओनली बी सॉल्व विथ प्रैक्टिस। एमपीपीएससी क्लियर करने के लिए अच्छी पर्सनालिटी का होना कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, लाइफ में किसी भी फील्ड में एक्सेल करने के लिए आपकी एक अच्छी पर्सनालिटी का होना जरूरी है। एमपीपीएससी भी एक लाइफ का पार्ट ही है, समझिए, ठीक है, एक जॉब है। तो जैसी रिक्वायरमेंट लाइफ किसी भी फील्ड में अच्छा करने के लिए होती है, वही रिक्वायरमेंट इसमें भी है। और कोई फर्क नहीं पड़ता इतना ज्यादा अगर आपकी एक अबव एवरेज पर्सनालिटी है, बट यू आर क्लियर इन योर हेड एंड यू, मतलब देखिए, आपका 80% पोर्शन तो आपका थ्योरी होता है ना, मेंस वाला। आप मेंस अच्छे से कर लीजिए, पर्सनालिटी का टेस्ट आता है इंटरव्यू में, तो इंटरव्यू की बात हम कर लेंगे। ऑलराइट। तो उसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत ओपन एंडेड क्वेश्चन है। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एमपीपीएससी के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन जब आप फॉर्म भर रहे हो उसके पहले आपकी मार्कशीट आ जानी चाहिए, क्योंकि फॉर्म के साथ आप फाइनल ईयर की मार्कशीट या डिग्री अपलोड करनी होती है। तो एक बार उसको आप चेक कर लीजिएगा नोटिफिकेशन में क्या रूल्स कहते हैं, ठीक है, किस डेट तक आपका क्लियर हो जाना चाहिए।
बुक्स के लिए बुक्स और रिसोर्सेज वाला वीडियो देख लीजिए। ऐसे राइटिंग स्टार्ट नहीं करनी होती है। ऐसे राइटिंग के लिए न्यूज़पेपर रोज पढ़ना है, आपको कुछ मिलता है तो अपनी ऐसे वाली बुक में नोट कर लीजिए, कोटेशंस की एक लिस्ट बना लीजिए और आप प्रैक्टिस बस एक बार 7 से 8 ऐसे की कर लीजिए, है ना, एग्जामिनेशन के 10-15 दिन पहले बस। उसके अलावा आपको कोई ऐसी बहुत ही खतरनाक तरीके से तैयारी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप दिस लेसन वॉज हेल्पफुल फॉर यू। आपके ऐसे राइटिंग से रिलेटेड अधिकांश डाउट्स मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है, फिर भी कोई डाउट्स बचते हैं आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। और थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।